हिटमैन जूलिया सेंटाना ने 492 मर्डर्स तक पहुंचने के बाद गिनना बंद कर दिया। 6 अगस्त 1971 का दिन था जिस दिन इन मर्डर्स की शुरुआत हुई और उस वक्त जूलियो सिर्फ 17 साल का था। 17 साल के जूलियो सेंटाना की नजर उसके पहले शिकार पर टिकी हुई थी और उसने हाथ में राइफल को मजबूती से पकड़े रखा और एक आदमी पर निशाना जमाए रखा। अपने गांव में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जहां वो अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ एक झोपड़ी में रहता था, उसे एक अच्छे शूटर के रूप में जाना जाता था। अभी तक उसने खाने के लिए सिर्फ जंगल के छोटे जानवरों और बंदरों का ही शिकार किया था, लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। जिस आदमी को जूलियो मारने वाला था उसका नाम एंटोनियो था, जो कि एक 38 साल का मछुआरा था। उसके सुनहरे बाल और गोरी स्किन थी। जूलियो पिछले 3 घंटे से एक बेहद गर्म जंगल में पेड़ों की छाया के नीचे एंटोनियो को देख रहा था और अब उसे खुद पर यकीन नहीं था कि वो वास्तव में गोली चला पाएगा भी या नहीं। जैसे ही जूलियो के हाथ कांपने शुरू हुए, उसने याद किया कि वो क्यों एंटोनियो को मारना चाहता था, क्योंकि एंटोनियो ने पास के एक गांव की एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था। उस लड़की के पिता ने एंटोनियो को मारने के लिए जूलियो के चाचा एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर किया था। जूलियो जानता था कि इतने बड़े और कानून का कम पालन करने वाले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमेशा से लोकल लोगों ने कानून को अपने हाथों में ले रखा था। फिर भी वो जानकर चौंक गया कि उसका फेवरेट चाचा, जो कि एक मिलिट्री पुलिसमैन था, वो मर्डर्स के लिए हायर किया जाने वाला एक हत्यारा था और अब वो अपने भतीजे को अपना लेटेस्ट असाइनमेंट सौंप रहा था, इस उम्मीद में कि वो जूलियो को भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में भर्ती कराएगा। बचपन से कैथोलिक जूलियो को जैसे ही पता चला कि उसने साफ साफ मना कर दिया था, इस डर से कि वो इंसान को मारने के लिए नरक में जाएगा। लेकिन जब उसके चाचा ने बताया कि कैसे एंटोनियो ने एक लड़की को बहलाकर उसे पिंक डॉल्फिन्स दिखाने के बहाने एक नदी पर ले जाकर उसका रेप किया, ये सुनकर जूलियो ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। जूलियो के चाचा, जो उस वक्त मलेरिया से बहुत बीमार थी और उसकी वजह से वो अपने दम पर एंटोनियो को मारने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए चाचा और भतीजे के बीच की डील को सील करने के लिए उसने अपने भतीजे से कहा कि भगवान से तुरंत माफी मांगोगे तो भगवान माफ कर देंगे। इस तरह से गारंटी देता हूं कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। जूलियो ने चाचा की बात मानी और अपनी राइफल को टाइट पकड़कर नदी के पास में अपनी लकड़ी की मछली पकड़ने वाले नाव में खड़े होकर उसने सीधे एंटोनियो की चेस्ट पर निशाना लगाया। वो जानता था कि केवल 40 गज की दूरी पर उसका निशाना चूक नहीं सकता था। जब जंगल के सन्नाटे में गोली चली तो जूलियो ने अपने विक्टिम के चेहरे पर टेरर और डर देखा और फिर वो अपनी नाव में गिर गया। जूलियो ने एंटोनियो की डेड बॉडी को उठाया और उसे नदी में फेंक दिया और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी पूरी जिंदगी में कभी भी मैं किसी को नहीं मारूंगा भगवान, फिर कभी नहीं। जूलियो का पहला मर्डर उसे उसकी पूरी जिंदगी याद रहा। दुनिया का सबसे डेंजरस हिटमैन बनने के दौरान लगभग 500 लोगों की जान लेने के बाद भी मरने से पहले के पल में एंटोनियो के चेहरे का लुक उसकी रातों में अभी भी एक बुरे सपने की तरह दिखता रहता था। जूलियो की लाइफ में कुछ ख्वाहिश थी। ब्राजील के इलाके में ज्यादातर यंग मैन की तरह वो रेन फॉरेस्ट की गहराई में खोया हुआ एक मछुआरा बनने की ख्वाहिश रखता था। ब्राजील के एक रिपोर्टर ने अपनी नई किताब द नेम ऑफ डेथ में लिखा है, जो जूलियो के करियर के बारे में बताता है। ब्राजील में उस बुक को फीचर फिल्म के रूप में भी अडेप्ट किया गया है। उस रिपोर्टर ने कहा कि वो जूलियो से 10 साल पहले अमेज़न की रिपोर्टिंग ट्रिप पर वहां की स्लेव लेबर्स का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। एक फेडरल पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उस एरिया में भागने वाले स्लेव्स को मारने के लिए किराए पर हिटमैन को हायर करना एक आम बात थी। सुनकर रिपोर्टर ने ऑफिसर से कहा कि वास्तव में वो एक हिटमैन का इंटरव्यू लेना चाहेगा। तो उस ऑफिसर ने उसे एक पे फोन के लिए एक नंबर दिया और एक सर्टेन डेट और टाइम पर कॉल करने के लिए कहा। जब जूलियो ने पे फोन का जवाब दिया तो वो रिपोर्टर से बात करने से हिचक रहा था। रिपोर्टर और जूलियो ने हर चीज के बारे में बात की, सिर्फ उसके काम को छोड़कर, और ऐसे ही रिपोर्टर की जूलियो से उसकी लाइफ के बारे में बात करने के लिए कन्विंस करने में 7 साल लग गए। जूलियो ने अपने बचपन, अपने माता पिता और अपने भाइयों के साथ अपने रिलेशंस और जंगल में रहने वाले शांत जीवन के साथ साथ उस इंटरनल ड्रामा के बारे में बात की जिसका सामना उसने तब किया जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करना शुरू किया था। जूलियो का कहना था कि उसकी लाइफ की ट्रू स्टोरी सब लोगों के इमेजिनेशन से ज्यादा दुख भरी है।
पहली हत्या के बाद जूलियो के चाचा ने ब्राजील गवर्नमेंट के अमेज़न में कम्युनिस्ट इंसर्जेंट्स के खिलाफ हुई लड़ाई में उसे एक हत्यारे यानी एक असैसिन के रूप में पेश कर दिया। 1967 से 1974 तक उस कम्युनिटी ने ब्राजील की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए किसानों और मछुआरों को अपने साथ भर्ती करने की कोशिश की थी। 1970s की शुरुआत में जूलियो को उन्हें ट्रैक करने का पहली बार मिशन दिया था। उसने इस कम्युनिटी के लीडर को पकड़ने में मदद की। जूलियो उस समय मुश्किल से 18 साल का था और उसके काम से खुश होकर उसे एक कोका कोला की एक बोतल को रिवॉर्ड दिया गया। कोका कोला उसकी फेवरेट ड्रिंक थी और एक लग्जरी जिसे उसका गरीब परिवार कभी नहीं खरीद सकता था। उस लीडर को पकड़ने के कुछ ही समय बाद जूलियो ने एक 22 साल की स्कूल टीचर जो थी कम्युनिस्ट टेररिस्ट थी, उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लगभग 2 दशकों तक उस स्कूल टीचर को लापता लोगों की लिस्ट में डाला गया था। किसी को उसकी मौत के बारे में खबर नहीं थी। एक पुराने पैराशूट में लिपटे उस स्कूल टीचर की बॉडी को एक धूल भरे कब्रिस्तान में कैसे खत्म किया गया, इसकी पूरी कहानी हाल ही में सामने आई जब उसके परिवार ने ब्राजील के एक ट्रुथ कमीशन पर बॉडीज को निकालने के लिए दबाव डाला। 1985 में ब्राजील में सिविलियन रूल के वापस आने के बाद जूलियो के विक्टिम्स पॉलिटिकल टारगेट से लेकर गोल्ड माइनर्स और धोखा देने वाले पति पत्नी बन गए। और इस सब के बीच जूलियो को एहसास हुआ कि उसके चाचा मर्डर्स की अरेंजमेंट करके उसे धोखा दे रहे थे, क्योंकि वो जूलियो को उस अमाउंट का एक छोटा हिस्सा दे रहा था जो उन्हें एडवांस में पे किया जा रहा था। 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक उसे धोखा मिलने के बारे में उसे अपने चाचा से बात की, लेकिन फिर उसके बाद उसने फिर कभी उससे बात नहीं की। जूलियो ने 2006 में डेथ से डील करना बंद कर दिया जब वो 52 साल का हो गया और उनकी पत्नी ने उसे एक अल्टीमेटम दे दिया कि या तो जूलियो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ दे और अगर नहीं तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को भूल सकता है। जूलियो की पत्नी ने उसे बार बार बताया कि हर मर्डर के बाद माफी मांगना उसके जुर्मों के लिए पश्चाताप करने का सही तरीका नहीं था। जूलियो ने हमेशा भगवान में विश्वास किया था और उसे विश्वास था कि भगवान ने उसे उन बुरे काम के सहारे उसकी लाइफ में सब कुछ सहने की शक्ति दी है। हालांकि वो ये भी जानता है कि उसने जो किया है वो गलत था। जूलियो ने अपने दोनों बच्चों और अपने माता पिता को उसके करियर के बारे में कभी नहीं बताया और जूलियो अपनी पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, जिससे वो तब मिला था जब अमेज़न में एक बार में वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी। और जब उसकी पत्नी ने उसे क्रिमिनल लाइन को छोड़कर उनके विश्वास को अपनाने के लिए इनकरेज किया तो उसके दिल में वो रिस्पेक्ट और बढ़ गया। जूलियो ने पूरे इंटरव्यू में पहली बार एक लाइट स्माइल के साथ कहा कि उसकी पत्नी लव ऑफ हिज लाइफ है, वो शख्स जिसने उसे हर अंधेरे से बाहर आने की ताकत दी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज वो एक टाउन में चुपचाप रहता है और वो और उसकी पत्नी अब एक छोटे से खेत के मालिक हैं जहां वो सब्जियां उगाते हैं और एक पीसफुल जिंदगी जीते हैं। जिस तरह से जूलियो अपनी पत्नी अपने प्यार के लिए खलनायक से नायक बना, कुछ ऐसी ही कहानी हमें खलनायक 2 में भी देखने को मिल सकती है। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।